मैं हूं राजीव शर्मा। आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान और ड्रैगन अब बेनकाब हो चुके हैं और भारत दोनों की हेकड़ी पर कड़ा प्रहार करने की तैयारी में है। सेना के प्रहार से आतंकवादी और आतंकियों के आका भी बिलबिलाने लगे हैं, क्योंकि इस बार जो रणनीति बनी है उसमें ड्रैगन पाक के आतंकी गठजोड़ का सर्वनाश किए जाने की तैयारी है। ऑपरेशन ऑल आउट से हमारे दुश्मनों का खात्मा होगा। जम्मू में आतंक के जरिए दहशत फैलाने की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है और अब चुन चुनकर आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। लेकिन अभी तो ट्रेलर है। जब आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक होगी तो दुश्मनों का भाग पाना भी मुश्किल होगा, क्योंकि इस बार सेना ने ऐसी संहारक नीति बना ली है जिसमें एक भी आतंकी का बच पाना मुश्किल होगा। पहले देखते हैं एक रिपोर्ट, फिर देश के सवाल का जवाब लेने की करेंगे कोशिश। आतंकिस्तान की हेकड़ी पर कड़ा प्रहार। सेना के प्रहार से बिलबिलाने लगे आतंकी। ड्रैगन पाक के आतंकी गठजोड़ का खुलासा। ऑपरेशन ऑल आउट से दुश्मनों का खात्मा। भारत को तबाह करने की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। आतंकियों के सफाई का प्लान तैयार है। इसी बीच जम्मू और कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी हमले के तार चीन से जुड़े हैं। पाकिस्तान को मोहरा बनाकर रखा है चीन। भारत में ड्रैगन फैला रहा है आतंक। चीन के हथियारों से लैस हैं घाटी के आतंकी। आतंकियों को चीन से मिल रहा है पूरा सपोर्ट और जम्मू में भेजे गए पठान बनाकर आतंकी। अभी तक यही लगता रहा कि सिर्फ पाकिस्तान हमारे देश की सरजमी पर आतंक फैलाता रहा है, लेकिन समीकरण बदल रहा है। दरअसल पाकिस्तान को मोहरा बनाकर चीन आतंक को फैला रहा है। पाकिस्तान के आतंकियों को ट्रेनिंग और हथियारों से सपोर्ट देकर जम्मू कश्मीर में आग लगाना चाहता है, लेकिन हिंदुस्तान ड्रैगन की चाल को समझ चुका है और भारत ने बनाया है दुश्मनों के खात्मे के लिए सबसे बड़ा प्लान, ऑपरेशन ऑल आउट। जी हां, जम्मू कश्मीर में आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी के दौरे से साफ है कि प्लान पूरी तरह से पुख्ता है। आर्मी चीफ ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कठोर रणनीति बनाई है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी और एलजी मनोज सिन्हा इस बैठक में मौजूद थे। मतलब साफ है, अब दुश्मनों के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आतंकियों के ठिकानों पर बड़े प्रहार की तैयारी है। सबसे खास बात, इस बार पाकिस्तान से ज्यादा ड्रैगन थर थर कांप रहा है, क्योंकि ड्रैगन की करतूत का हो चुका है खुलासा। जम्मू क्षेत्र की पीर पंजाल चिनाब में आतंकी देखे जा रहे हैं। 12 से अधिक आतंकी समूह सक्रिय हैं। मारे गए 2 विदेशी आतंकियों से खुलासा हुआ है, क्योंकि स्टेयर AUG असॉल्ट राइफल उससे बरामद हुए हैं। पाकिस्तानी पहचान पत्र का इसमें इस्तेमाल किया गया है। दरअसल 9 जुलाई को रियासी हमले के बाद सुरक्षा तंत्र ने उन्हें सिग्नल इंटरसेप्ट किए हैं। इसमें सांबा और हीरानगर में भारत पाक सीमा पर अगले कुछ दिनों में बड़ी घुसपैठ के संकेत मिलने के बाद सैन्य तैनाती बढ़ाई गई। केरन सेक्टर में मारे गए 2 विदेशी आतंकियों से ऑस्ट्रिया में बनी बुलपप असॉल्ट राइफल स्टेयर AUG और पाकिस्तानी पहचान पत्र मिला है। स्टेयर AUG असॉल्ट राइफल के चैम्बर में 5.56 गुना 4.5 मिलीमीटर का कारतूस इस्तेमाल किया जाता है। इस राइफल को दुनिया के चुनिंदा खतरनाक राइफलों में शुमार किया जाता है। दरअसल पाक आतंकियों को ऐसे हथियार चीन ही मुहैया करा रहा है, लेकिन इस बार आतंकी चारों तरफ से घिरे, बचना है मुश्किल। दरअसल धीरे धीरे जवान उन जगहों को नियंत्रण में ले रहे हैं जहां पहले आतंकी छिपते थे। डोडा की पहाड़ियों पर ऑपरेशन लगातार जारी है। पुंछ के सुरनकोट और मेंढर में भी घेराबंदी कर ली गई है। जंगलों में SOG, CRPF और पैरा कमांडो कॉम्बिंग कर रहे हैं। सेना ने 500 पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो को भी तैनात किया है। मतलब साफ है, आतंकिस्तान को इस बार मिलेगा करारा जवाब, जिसकी मार से वो सदियों तक अपना फन नहीं फैला पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सुना आपने रिपोर्ट में,
पाकिस्तान और चीन किस तरीके से भारत को घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं और उसके जरिए आतंकवादी उनके मंसूबों को अंजाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन देश के सवाल में कई सवाल हैं जो इस वक्त के ज्वलंत सवाल हैं। आखिर इस आतंकिस्तान पर भारत कब तक रहम करेगा? पहला सवाल देश का, आखिर इस आतंकिस्तान पर भारत कब तक रहम करेगा? भारत कब देगा पाकिस्तान को करारा जवाब? देश का अगला सवाल। तीसरा सवाल, आतंकी ठिकानों पर क्या सर्जिकल स्ट्राइक ही तय है? सर्जिकल स्ट्राइक ही आखिरी ऑप्शन है। पाकिस्तान के छद्म युद्ध के पीछे आखिर किसका हाथ है? क्या भारत के संयम का फायदा पाकिस्तान उठा रहा है? ये कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर कई सारी बातें होती रही हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल AK सिवाच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर DK पांडे ग्रुप कैप्टन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल ध्रुव कटोच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुशील वकील एडिटर समाचार पोस्ट कसूर गजट हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जांड्याल जुड़ेंगे। सबसे पहले हम अजय का रुख करेंगे। अजय, जो कुछ भी जम्मू कश्मीर में हो रहा है, जो कुछ भी पीर पंजाल के इस तरफ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये अचानक हो गया हो ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए एक बड़ी लंबी तैयारी की गई होगी और सारे नफे नुकसान को ध्यान में रखते हुए ये तैयारी की गई होगी। आखिर इनपुट्स क्या मिल रहे हैं जम्मू रेंज में अचानक टेररिज्म को रीएक्टिवेट करने के पीछे? राजीव, आपको बताऊं कि पिछले लंबे समय से लगातार कश्मीर में आतंकवाद को चलाना, जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को चलाने के लिए पाकिस्तान लगातार काम करता रहा और पाकिस्तान ने जो सपोर्ट बेस कश्मीर में तैयार रखा था, जब उस पर प्रहार हुआ और लगातार प्रहार के बाद वहां पर आतंकी कमांडर मारे गए, वहां से आतंकवाद खत्म हुआ, वहां से अलगाबाद को उखाड़ फेंका गया और पत्थरबाज जो थे अब वो नौकरियों और पढ़ने के लिए दौड़ने लगे, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये लगने लगा कि आखिरकार जो इतने सालों की इन्वेस्टमेंट है, 3 दशकों की, वो तो खत्म हो गई, क्योंकि जम्मू कश्मीर में शांति हो गई, चुनावों में 50% से ज्यादा वोटिंग हो गई, तो पाकिस्तान इससे बुखला गया था और देख रहा था कि आखिरकार अब करें क्या। पाकिस्तान ने उसी के लिए चीन की मदद से नया प्लान जो बना है वो ये बनाया कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फिर सक्रिय करना होगा और उसके लिए अब पाकिस्तान ने जो सन 2000 में जो पाकिस्तान ने किया था कि जम्मू कश्मीर में जम्मू खित्ते को चुना जाए जब जंगलों में सके, क्योंकि कश्मीर में आतंकी कहीं भी होते थे, लोग जानकारी देते थे फोर्सेस को और उनको मार गिराया जाता था और इसलिए जंगलों को चुनने के लिए पीर पंजाल का इलाका, चिनाब रीजन का इलाका, बसंतगढ़ कठुआ के जंगलों का इलाका चुना गया और उन इलाकों में आतंकियों को भेजा गया। सुरंग के जरिए, ड्रोन के जरिए आतंकी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में और जम्मू खित्ते में पहुंचे और उसके बाद यहाँ पर आतंकी हमलों को तेज किया। सबसे पहली शुरुआत हुई पुंछ से, क्योंकि पुंछ के ही आतंकी जो सबसे ज्यादा, सुरनकोट एक इलाका पड़ता है जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ट्रेनिंग के लिए गए थे और वहीं से जब वो जो वापस नहीं लौटे, वहीं से उनका इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने उनके नेटवर्क को रिवाइव करके जम्मू में आतंकी गतिविधियों को तेज किया। और आपको याद होगा भाटा दुनिया में DKG में सबसे पहला हमला हुआ था सेना के ट्रूप पर और वहां पर 5 शहादतें हुई। उसके बाद 9 सेना के जवान की शहादतें अलग अलग इंसिडेंट में भाटा दुनिया के जंगलों में हुई और उसी तरह से सुरनकोट में, मांजाकोट में वहां पर आतंकी हमले शुरू हुए। ढांगरी में, रजौरी में सिविलियंस की हत्या की गई। इसी तरह से थन्ना मंडी में एक शख्स को जो है उसके घर में घुसकर आतंकियों ने मारा। तो ये सिलसिला जब शुरू हुआ उसके बाद ये सिलसिला डोडा, कठुआ की ओर बढ़ा, किश्तवाड़ की ओर बढ़ा और फिर ये हमले जो हैं इस तरफ तेज किए गए। तो मकसद दरअसल यहाँ के जंगलों को वापिस ऑक्युपाई करके, क्योंकि जो पिछले कुछ समय में सेना ने यहाँ पर सफाया किया था आतंकवाद का, जब ऑपरेशन यहाँ पर चला था 2003 में और जब पूरे जंगल के इलाकों में छुपे हुए आतंकियों को मार गिराया गया था, उन ऑपरेशन के बाद जंगल जो है वापिस शांत थे, वहां पर सेना की डिप्लॉयमेंट नहीं थी। शायद इस चीज का फायदा इन आतंकियों ने उठाया और यहाँ पर वापस ठिकाने बनाए। मगर सेना ने भी हालांकि कमी नहीं की, 3 आतंकियों को डोडा में मार गिराया था। उससे पहले राजौरी में, पुंछ में, इसी तरह से हीरानगर में, कठुआ में आतंकी मारे गए। तो ये सिलसिला चल रहा है, रियासी में आतंकी मारे गए। तो ये कोशिशें बिल्कुल जारी हैं, मगर जो चीन के साथ मिलकर नया प्लान पाकिस्तान ने रचा है, जिसके जरिए दरअसल जंगलों में कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो चीन तरफ से मुहैया करवाए गए, ड्रोन जो हथियार और ड्रग्स को लेकर यहाँ आते हैं, हाँ हथियारों की बात की जाए, एम्यूनिशन की बात की जाए,
हैंड ग्रेनेड की बात की जाए, चाइनीज ग्रेनेड वहां पे मिलते हैं, पिस्टल्स मिलती हैं, ये तमाम हथियार जब वहां से यहाँ पहुंचाए गए हैं तो इसका मकसद कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पर यहाँ पर आतंकी हमलों को तेज करना है। और इसीलिए पाकिस्तान की इस साजिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बलों ने भी जो है वो बीड़ा उठाया है। और आप देखेंगे कि जल्द अगले कुछ दिनों में यहाँ पर बड़ा क्रैकडाउन जो है वो आतंकवाद पर होने वाला है और आतंकियों के सफाई के सिलसिले को सुनिश्चित किया जाएगा। अच्छा, 2022, 2023 और अब 2024 में अगर ढंग से इस नफरी को देखा जाए भारतीय जवानों की, तो नुकसान उठाना पड़ा है थोड़ा पीर पंजाल के इस इलाके में भारत को। क्या पीर पंजाल की ये रेंज आखिर किस तरीके से आतंकवादियों को मुफीद साबित हो रही है, उनके लिए एक बेहतर शेल्टर दे रही है? वजह क्या है कि यहाँ पर वो छुपकर लंबे वक्त तक हाइड आउट में रहते हैं और फिर उसके बाद अपने ऑपरेशन को अंजाम दे देते हैं? देखिए राजीव, जो पहले हुआ करता था, जब कश्मीर में, आपको मैं थोड़ी सी चीज समझाना चाहूंगा दर्शकों को। दरअसल कश्मीर में जो है वो जंगल शहरों में नहीं है, टाउन्स में नहीं है, वहां पर रिहाइश ज्यादा है, मतलब रेजिडेंशियल इलाका ज्यादा है। जब भी आतंकियों की हरकत एक जगह से दूसरी जगह होती थी तो ये जानकारियां सुरक्षा बलों को तक पहुंचती थी, लोग पहुंचाते थे और उसके बाद ऑपरेशन होते थे जिसमें आतंकियों का सफाई का सिलसिला शुरू हुआ। और आप याद करके बुरहान वानी, सब्जार भट्ट और तमाम बड़े बड़े जो टेररिस्ट कमांडर थे वहां पे, वो सब साफ हो गए। ये सब जब साफ हुए तो उसके बाद वहां पर नया आतंकी कमांडर बनने की साहस नहीं था किसी में। तो उसके बाद अब उनको छुपने के लिए, क्योंकि लोगों के पास शेल्टर नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए शायद उन्होंने कश्मीर के बजाय अब जम्मू खित्ते की ओर रुख किया। और जम्मू में जंगलों में दरअसल क्या है कि वहां पे रेजिडेंशियल इलाका कम है, जंगल के इलाका जो है, ये जंगल कई किलोमीटर तक फैला है और बीच में इक्का दुक्का घर अगर कोई है, गांव है, तो वो बड़ा लिमिटेड सा है। तो ऐसे में वहां पर अपनी नेटवर्क को जो उन्होंने रिवाइव किया था, उन आतंकियों के जरिए जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठे हैं, उन आतंकियों को लेकर उन्होंने अपना नेटवर्क रिवाइव किया, उनके रिश्तेदार, अपने दोस्त, उनको रिवाइव करके उसके जरिए यहाँ पर आतंकियों को जो लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए है, खाने पीने का, ट्रेवल करने का, एक जगह से दूसरी जगह जाने का, वो तमाम सुविधाएं जो हैं या सुरक्षा बलों की मूवमेंट की जानकारी वो मुहैया जो है करवाने का काम शुरू किया। हालांकि सुरक्षा बलों ने इससे पहले कुछ आतंकी नेटवर्क को उखाड़ फेंकने के लिए कवायद शुरू की थी, मगर उसके बाद अब आतंकियों ने जब ये ओवरग्राउंड वर्कर को वापस यूटिलाइज किया तो सर्वाइव कर पा रहे हैं। मगर ऐसा नहीं है कि ज्यादा लंबे समय तक ये चल पाएंगे, क्योंकि सुरक्षा बलों के लिए उनके जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस है उनका तोड़ जो है निकालने का सिलसिला जारी है। और मुझे उम्मीद है कि जल्द इस तोड़ को निकाला जाएगा और ह्यूमन इंटेलिजेंस को एक बार वापस जो रिवाइव किया जा रहा है यहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा, वो एक बड़ा जो है वो पुख्ता कदम होने वाला है। और सुरक्षा बल जो है वो लोगों को बिल्कुल उनको समझकर उनके तरीके से जो है जब ऑपरेशन चलेंगे, लोग जब जानकारियां साझा करेंगे तो यकीनन ये आतंकी नेटवर्क जो है जल्द उखाड़ फेंका और शायद इसीलिए फोर्स को भी बढ़ाया गया है इस पूरे इलाके में। पैरा कमांडोज, भारत के खास पैरा कमांडोज यहाँ पर भेजे गए हैं जिनको अलग अलग जगह प्लेस किए जाने की बात है। बहुत शुक्रिया अजय इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और अब हम रुक कर लेते हैं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल ए के सिवाच, मेजर जनरल ध्रुव कटोच, सुशील वकील जी और डॉक्टर डी के पांडे, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मेजर जनरल ए के सिवाच, पिछले कुछ दिनों में नया महाज खोलने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट ने की है और ये जम्मू रीजन को यहाँ पर आतंकवाद के जरिए रीएक्टिवेट करने की कोशिश की गई है। बड़ी वजह आप क्या समझते हैं और भारत का रिस्पांस अब तक आपको किस तरीके का दिख रहा है इस पर? ये क्वेश्चन किससे पूछा? जी, मेजर जनरल ए के सिवाच आपसे। हाँ, मैं एक बार दोबारा दोहराएंगे, मुझे आवाज आई नहीं पूरी क्लियर। मेरा सवाल आपसे यह था कि पिछले कुछ दिनों में जो जम्मू रीजन में अचानक टेररिज्म को पाकिस्तान ने रीएक्टिवेट करने की कोशिश की है, उसके पीछे की असल वजह क्या आपको समझ में आती है और इससे निपटने के लिए भारत क्या कर रहा है अभी? देखो, सच्चाई ये है राजीव कि ये तो अब जंडियाल ने भी बहुत अच्छी तरह समझाया कि जो कश्मीर घाटी है वहां तो वो कुछ कर नहीं पा रहा है, कि अभी वहां पर तो आतंकवाद का सफाया हो गया है, 30 से 40 आतंकवादी हैं, लीडरशिप खत्म है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पंचायत इलेक्शन हुए, वहां पर लोकसभा के इलेक्शन बहुत अच्छे हुए। तो ये फोकस जो है इन्होंने अब साउथ और पीर पंजाल किया है। इसकी 2-3 वजह है। एक तो कहीं ना कहीं ये वजह है कि जो इलेक्शन होने हैं सितंबर में, इससे पहले पाकिस्तान दिखाना चाहता है पूरे वर्ल्ड को कि अभी भी आतंकवाद है जम्मू कश्मीर में।
दूसरा जो है इंपॉर्टेंट चीज, जो पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में लोग सड़कों पे आए हैं और वो नारे लगा रहे हैं हम भारत में मिलना चाहते हैं, जहां चाहे मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़ बाग, बदनियाल और पाकिस्तान वाला पूंछ, वो आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो एक चक्का जाम और शटर डाउन कर रहे हैं, वो कहते हैं भारत में मिलना चाहते हैं, तो उनका भी माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो चीन है, चीन ने भी बहुत प्रेशर डाला है पाकिस्तान पे कि जो भारत के डिप्लॉयमेंट है लद्दाख के अंदर वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, वो काफी एक प्रकार प्रेशर डाल रही है चीन के ऊपर। तो कहीं ना कहीं चीन ने भी ये बताया पाकिस्तान को कि आप जम्मू कश्मीर में दोबारा आतंकवाद फैलाने की कोशिश करो, कि जो प्रेशर हमारे ऊपर पड़ रहा है लद्दाख में वो भी कम हो। सच्चाई ये है कि इस इलाके को इन्होंने क्यों सिलेक्ट किया, जो साउथ ऑफ पीर पंजाल है इसमें अमन और शांति थी लास्ट 15 साल, 2008 के बाद कोई खास ऑपरेशन नहीं हुए। ये पहाड़ी है, जंगली इलाकाएं हैं, इसमें गुफाएं हैं और गुफाएं वगैरह होने से इसमें इन्फिल्ट्रेशन आसान है, क्योंकि ये इलाका एलओसी से मिलता है। और इसके अंदर सच्चाई ये है कि जो आप ऑपरेट कर सकते हो हायर रीचेज से और गुरिल्ला टैक्टिक्स को अपना सकते हो जैसे इन्होंने किया है। ये जो अब आतंकवादी आए हैं कोई 50 से 60 1-1.5 साल में, ये सब फॉरेन टेररिस्ट हैं, ये एक ट्रेन है, मोटिवेटेड है, ये अफगानिस्तान में भी लड़ पाए हैं, इनके पास हथियार बहुत अच्छे हैं, ये M4 जो कार्बाइन है, इसके बाद इनक्रिप्टेड रेडियो सेट है, इनके पास जो स्टील बोर वाली बुलेट्स हैं, तो ये आधुनिक हथियार भी हैं, मोटिवेटेड भी है, ट्रेन भी हैं। इलाका बहुत अच्छा मिल गया इनको, क्योंकि वहां पर जो पहाड़ी इलाका है वहां जंगल है और वहां पर कैचेस बना लिए इन्होंने। अब इनको गाइड कौन मिले हैं, ये गाइड वो मिले हैं जिस प्रकार से जो यहां से पार गए थे, कई जो ऐसे हैं वो वहीं रह गए थे और कुछ वो ट्रेन होने गए थे, उन्हीं को ये गाइड बना के इस्तेमाल कर रहे हैं। और सच्चाई ये है कि ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल इनको मिले हैं, इसमें हमें मान के चलना चाहिए कहीं ना कहीं जो ओवरग्राउंड स्लीपर सेल जो हम सोचते थे नहीं है मिले। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा गलती क्या हुआ कि जब यहां पर अमन शांति आ गई थी तो 2008 के बाद कुछ नहीं हुआ, तो अभी जब लद्दाख के अंदर चीन का प्रेशर आया था 3 डिवीजन लेके, तो यहां से भी ट्रुप्स निकाल लिए और यहां से ट्रुप्स निकाल लिए। मैं उसी पर आना चाहता हूं, मैं उसी पर आना चाहता हूं कि आखिर ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं और अचानक ये चीजें यहां क्यों बढ़ी। एक तो आपकी बात बहुत साफ है कि पूरे वर्ल्ड में जो एक पिक्चर गई है, पिछले सालों में 2-2.5 करोड़ लोग एक साल में पहुंच रहे हैं, जिसमें फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा हैं, G20 की मीटिंग भी हो गई है, तो एक ऐसी इमेज गई जिससे पाकिस्तान का नैरेटिव पूरी तरीके से वर्ल्ड में ख़त्म हो गया। और उस नैरेटिव को जिंदा रखने के लिए उसने अब उस रीजन को चुना है जो पहले से खामोश था, बहुत शांति प्रिय था और घाटी की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में था, लिहाजा वहाँ पर इसको शुरुआत कर और उसमें इस रियासी में हमला जो तीर्थयात्रियों पर हुआ है, पुंछ में एयरफोर्स पर हमला, कठुआ में आर्मी के ऊपर हमला, एक तरीके से इस माहौल को गर्म करने की कोशिश है। लेकिन मैं चीन के रोल पर यहाँ पर आऊँगा। मेजर जनरल ध्रुव कटोच, अभी मेजर जनरल AK सिवाच ने चीन का एंगल बताया, LAC पर जो चीन को इस वक्त बहुत प्रेशर झेलना पड़ रहा है, जो जानकारी है वो आपके पास भी होगी, रोमियो फोर्स और यूनिफॉर्म फोर्स जो कि जम्मू की पीस के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार रहती थी, माना जाता था। इससे एक तो वहाँ की पॉपुलेशन जो कि मेजरली हिंदू डोमिनेटेड है, जो पाकिस्तान के बहकावे में कभी नहीं आती और पाकिस्तान उसे रिलीजियसली अपने फेवर में करने की कोशिश भी नहीं कर पाता, एक फैक्टर वो, और दूसरा यूनिफॉर्म फोर्स और रोमियो फोर्स जिनको शिफ्ट किया गया गलवान के बाद LAC की तरफ। तो क्या ये कोशिश पूरी तरीके से चीन की है? हम इस वक्त पाकिस्तान का चेहरा जरूर देख रहे हैं, लेकिन ये सब क्या चीन कर रहा है कि भारत को इतना वेस्टर्न फ्रंट पर परेशान किया जाए कि जिस फोर्स से वो परेशान LAC पर हो रहा है, वहां भारत हार के उधर नॉर्मलाइज करने के लिए अपने इस डिप्लॉयमेंट को चेंज करे, जिससे उसको रिलैक्स हो और बाद में चीजें खत्म हो जाए। मेजर जनरल ध्रुव कटोच। हाँ राजीव जी, धन्यवाद। नहीं, देखिए, चीन की तो कोशिश भारत को डिस्टेबलाइज करने की ये कोई नई नहीं है, ये बहुत पहले से उनकी चली आ रही है। तो चीन क्या कर रहा है, वो जिस प्रकार से आपने कहा कि पाकिस्तान ने ये उग्रवादी ये मोहरे रखे हैं भारत को परेशान करने के लिए, और जो उनकी पॉलिसी है
टू ब्लीड इंडिया बाय 1,000 cuts, उस पॉलिसी को चलाने में 1979 जुल्फिकार अली भुट्टो यूएन स्पीच। यस, वो पाकिस्तान की है और चीन ने पाकिस्तान को मोहरा बनाया है। ठीक है, तो चीन का जो ओवरऑल एम है वो ये इतना नहीं है जम्मू और कश्मीर का, उनका ओवरऑल एम है कि भारत कभी भी चीन का कॉम्पिटिटर ना बने और वो साउथ एशिया के अंदर ही जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है वो वहीं पर ही निपटा रहे और उससे बाहर ना निकले। तो ये ओवरऑल चीन की स्ट्रैटेजी, ये कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं है उनकी, ये काफी सालों से चली आ रही है और वो अभी तक उसको निपटा रहे हैं। जहां तक हमारी फोर्सेस की बात है, ये जैसे कि रोमियो फोर्स और यूनिफॉर्म फोर्स, विक्टर फोर्स जो वहां पर डिप्लॉयड थे, उनकी डिप्लॉयमेंट कम हुई है। फोर्स हेडक्वार्टर्स बेशक उधर ही है, लेकिन कुछ हद तक जो उनकी डिप्लॉयमेंट थी वो डी इंडक्शन हो चुकी थी और इसलिए कुछ गैप्स रह गए थे और उस गैप्स का भी उन्होंने फायदा उठाया है। अभी जिस प्रकार से अभी रीडिप्लॉयमेंट हो रही है, एडिशनल ट्रूप्स अभी आ गए हैं, तो ये जो उग्रवादी है 40, 50, 60, 100 जितने भी होते हैं, उन नंबरों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, वो सब खत्म कर दिए जाएंगे। तो उसमें तो मुझे कोई शक नहीं है। एक बार जब ये उग्रवादी बंदूक पकड़ता है तो उसकी जो उसका जो मूवमेंट ऑर्डर जिसको हम कहते हैं, वो अभी वो लिख दिया गया है और आज नहीं तो कल उसको मार दिया जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे प्रॉब्लम जो है ये हल नहीं होने वाला है, क्योंकि उसकी जड़ जो है वो भारत में नहीं है, उसकी जड़ रावलपिंडी में है, उसकी जड़ इस्लामाबाद में है। और जब तक उनको पीड़ ना हो, जब तक पाकिस्तान की सेना को दर्द ना हो और इतनी दर्द कि उनके सेना अध्यक्ष फिर बोले नहीं भाई साहब हमारे साथ बहुत हो गया है, हम वहां से निकल जाएंगे, तब तक ये मामला खत्म नहीं होने वाला है। बेशक इस समय पर कश्मीर में भी कुछ नहीं हो रहा है बड़ा लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो कोशिश नहीं कर रहे हैं। कोशिश उग्रवादियों की जारी है कि कश्मीर में भी कुछ करें, कोई ना कोई ऑपरेशन करे। फिलहाल वो कर नहीं सकेंगे, लेकिन कभी ना कभी तो उनको मौका मिल जाएगा। नहीं, वही मेरा सवाल है मेजर जनरल ध्रुव कटोच, विद ड्यू रिगार्ड, हम लड़ाई को अपनी टेरिटरी पर क्यों लड़ते हैं? हम डिफेंस अपनी टेरिटरी में क्यों करते हैं? हम ऑफेंसिव उनकी टेरिटरी में जाकर क्यों नहीं कर रहे हैं? तकलीफ तो उन्हें तभी होगी सारी की सारी, वो हमारी टेरिटरी में आकर सब क्रिएट कर रहे हैं। हम कब तक जवाब ही देते रहेंगे? राजीव जी, इस विषय के ऊपर मैं 1 मिनट लगाना चाहता हूं। जो ये जो आपने बात कही है, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। अभी आप देखिए, इस समय पर सीज फायर है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, लेकिन पाकिस्तानी उग्रवादी भेज रहा है, पाकिस्तान ड्रोन्स भेज रहा है जिसके साथ ड्रग्स हैं वगैरह हैं। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान ने सीज फायर जो है, वही चीज सर आप एकदम सही कह रहे हैं। ये सीज फायर तभी रद्द क्यों नहीं किया गया जब एक ड्रोन इधर आ गया? ये सीज फायर तभी क्यों नहीं रद्द किया गया जब एक टेररिस्ट इधर आ गया? यस, ये सीज फायर मेरी तरफ से ये भंग हो गया है। अभी जो भी पोस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं उनको हमको दुश्मन की नजर से देखना चाहिए और वो एक लेजिटिमेट टारगेट है। तो जितने भी फ्रंट लाइन पोस्ट है पाकिस्तान के, मुझे लगता है उग्रवादियों की बात छोड़ो, उनके फ्रंट लाइन पोस्ट को अटैक करो जो उग्रवादियों को सपोर्ट करते हैं, और तब जाके ये मामला जो है ये आगे जाके खत्म हो सकता है। ठीक है, तब जाके मामला खत्म हो सकता है। डीके पांडे साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डीके पांडे साहब, क्या किया जाना चाहिए और क्या किया जा सकता है? ये 2 ऐसे सवाल हैं जिसमें कोई भी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस उलझ कर रह जाती है। हम जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर जम्मू रीजन में क्या कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और ऑब्वियस सवाल है, बनता है ये सवाल इस मौके पर कि जिस प्रकार से सुरक्षा घेरे में जो है चूक हुई है, इसमें इसको स्वीकार करना ही होगा। लेकिन जिस प्रकार से हमने कदम बढ़ाए हैं वो निश्चित बताता है कि हम उस पर प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे गैप्स हैं इसको फिल किया जाए। जहां तक बात है, अभी एक ब्रिगेड पूरी मोबिलाइज की गई है और किस प्रकार से इतने जो पाकिस्तानी ट्रेंड टेररिस्ट हैं, देखिए जो एलिमेंट्स हैं वो बताते हैं कि ये जो टेररिस्ट आ रहे हैं, जिनकी जो लड़ने की प्रक्रिया है, जो अप्रोच है, वो साफ जाहिर करती है कि दे आर वेल ट्रेन्ड। और हो सकता है कि उसमें से रिटायर्ड जो पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड और सर्विंग पर्सन भी हो, वो आए हो इस रूप में कि आप जब तक उनको पकड़ा नहीं, कोई सबूत नहीं हो, तो आप कह नहीं सकते कि पाकिस्तानी नहीं। अगर मैं ये कहूं डीके पांडे साहब, अगर मैं ये कहूं कि ये टेररिस्ट नहीं है, ये दरअसल पाकिस्तानी रेगुलर्स ही हैं जो
टेररिस्ट की वेशभूषा में पीर पंजाल में छुपे हुए हैं, और मैं अगर इसको और पैना तीखा कहूं कि पाकिस्तान के इन रेगुलर्स ने भारत के एरिया में आके अपने हाइडआउट्स क्रिएट कर लिए हैं, क्या गलत होगा? देखिए, कुछ हद तक आपकी बात सही है। मैं वही बात कह रहा हूं कि ये लोग जिस प्रकार से उनका जो अप्रोच है, जो भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, वो साफ बताता है कि वो वेल ट्रेन्ड अप्रोच है, और वो सेना के जो लोग हैं वही कर सकते हैं वैसा, क्योंकि आम आतंकवादी से हम ऐसी उम्मीद नहीं करते। साथ ही साथ जो साजो सामान उनके पास से मिल रहा है वो एडवांस स्टैंडर्ड का मिल रहा है। वो बताता है कि किस प्रकार से चाइना ने उनकी हेल्प की है इसको आगे बढ़ाने में। अब मुद्दा ये उठता है कि ऐसा क्यों कर रहा है पाकिस्तान। तो हमें पता है कि उनकी आंतरिक स्थिति बहुत ही डिस्टर्ब है, पॉलिटिकली दे आर टोटली डिस्टर्ब, फाइनेंशियली उनकी बहुत बुरी हालत है, किस प्रकार से वो चारों तरफ पैसे के लिए दर ठोकरे खा रहे हैं। तो अब पाकिस्तानी सेना जो कि मेजर चंक लेती है फाइनेंस का, जो उनके बजट का हिस्सा पाकिस्तानी सेना के पास रहता है, तो ऐसे हालात में वो जब पूरा देश में त्राही त्राही मची हुई रोटी के लिए लाले पड़े हों, पाकिस्तानी सेना अपना बजट कैसे ले? तो बताते मैं हैं कि आऊंगा आपके इनपुट वाले सवाल को लेकर, और भी आगे आऊंगा और भी सवाल रखूंगा। सुशील वकील साहब का मैं रुख कर लेता हूं, मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं एडिटर समाचार पोस्ट कशूर गैजेट से। सुशील जी, लाखों की तादाद में जो पिछले कुछ दिनों में पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं, जिसमें फॉरेनर्स भी बहुत ज्यादा हैं, इसका असर वहां के लोगों पर भी पड़ रहा है। टैक्सी वाले हों, घोड़े वाले हों, फोटोग्राफर्स हों, या साइट सीइंग कराने वाले हों, सबकी इनकम लगातार बढ़ रही है, और धीरे धीरे लोग इस जिहाद टाइप मुहिम से जो पाकिस्तान की थी उससे दूर जा रहे थे। तो क्या इसको तोड़ना मकसद आपको लगता है इन सारे सडन अटैक्स के पीछे? देखिए राजीव जी, जैसे आपने भी कहा कि कश्मीर में इतने टूरिस्ट आ गए कि अब उनको होटल में कमरा नहीं मिल रहा है, कहीं हाउस बोट में बुकिंग इतनी थी, लोग इतने हो गए कि अपने घरों में पर्यटकों को बिठाने लगे। लोग कश्मीर में काफ़ी आबादी होगी, हर एक सेक्टर में, खाली टूरिज्म में भी नहीं, खाली जो बाकी जो बिजनेस है, जैसे टूरिस्ट आते हैं तो फिर जो हम वहाँ की मेन इंडस्ट्री है, जैसे ये अपना ये पेपर माशी है, वुड कार्विंग है, शाल मेकिंग वगैरह, हर एक सेक्टर पूरा खुश है। आप देखिए, इस वजह से, क्योंकि पहले क्या होता था, जब पाकिस्तान से टूरिस्ट आते थे वो कश्मीरी के लोगों के घरों में बैठते थे, कश्मीरी लोग उनको गाइड करते थे, हालांकि पुलिस में मोल्स होते थे हमारे। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मिलिटेंसी कश्मीर में शुरू होगी 30 साल पहले, जो कश्मीर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है सोवरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वहाँ के ऑपरेशन थिएटर में सामान पकड़ा गया। वहाँ का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था वो टेररिज्म में पाया गया। पहले मिलिटेंटों को 100% सपोर्ट था कश्मीरों से, लेकिन पिछले 5-6 सालों से वो सपोर्ट उन्होंने सारा विड्रॉ कर दिया। आपने देखा होगा इलेक्शन में कैसे लोग 50-55% वोटिंग होगी, सारे लोग भारत के झंडे उठाने लगे, हर साइड से इम्प्रूवमेंट होगी, लॉ एंड ऑर्डर सारा प्रमोट हो गया। उस वजह से क्या हो गया, मिलिटेंटों को जब लगा वहां पर प्रेशर हीट आ रहा है तो वो जम्मू के एरियाज में गई। लेकिन हमारी एक भूल होगी, जब उन्होंने कश्मीर नॉर्मल हो गया, हमने समझा जम्मू भी नॉर्मल है। अगर जम्मू में हमने पहले ख्याल रखा होता तो जम्मू में इतना आज तक आज समस्या नहीं होनी पड़ी, नहीं पड़ती। हम बहुत ज्यादा निश्चिंत हो गए, आप ये कहना चाहते हैं? जी नहीं, आप देख लीजिए अब क्या चीज है। अब जैसे पाकिस्तान पहले जब भी कोई चीज, जब मिलिटेंट यहाँ पकड़े जाते उनके पास होता था पाकिस्तान का ग्रेनेड होता था, पाकिस्तान का ड्राई फ्रूट होता था, मेडिसिन होते थे। अब जो लेटेस्ट ट्रांसचार्जिंग जो चीन ये पाकिस्तान के साथ मिल गया, ये एक बड़ा डेंजरस मोड आ गया। चाइना ने पाकिस्तान जो या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इतना एम्यूनिशन डाला है, उन्होंने बंकर्स खोदे हैं, जो लेटेस्ट टाइप के बंकर्स पे राडार्स लगा दिए, लगा दिया। अब दोनों मिलकर इंडिया में काम कर रहे हैं। अब हमारी ये भूल है इस टाइम भी हो रही है, जैसे अभी हम डोडा में 3-4 आतंकवादी जो छुपे हैं, सारा जान हमारा उसकी ओर है। आप जो साउथ पीर पंचाल है, बहुत बड़ा इलाका है, बड़े घने जंगल है, वहाँ भी लोग छुपे हुए हैं। लेकिन हमारा क्या चीज, खाली लक्ष्य है डोडा के जो 3-4, तो इन छुपे हुए लोगों को निकाला कैसे जाए, हम इस चर्चा के जरिए यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं रिवर्स होता हूं सीधे मेजर जनरल ध्रुव कटोच, पहले आपका रुख, उसके बाद मेजर जनरल एके सेवात से बात करता हूं। मेजर जनरल ध्रुव कटोच, पुंछ का जो अटैक हुआ सुरनकोट के पास, जहां पर एयरफोर्स के काफिले पर हमला हुआ था, एक वो, दूसरा उसके बाद रियासी जहां पर तीर्थयात्रियों की बस थी, दूसरा वो, और तीसरा कठुआ जहां आर्मी के काफिले पर हमला हुआ। मेरा आपसे सवाल यह है कि ये सारी गाड़ियां अच्छी स्पीड में चल रही थी,
ये अच्छी स्पीड में चल रही गाड़ी अगर रियासी वाला जो प्राइवेट ड्राइवर था, जो सिविलियन था, उसको हटा दे तो आर्मी, एयरफोर्स, इनके सभी ड्राइवर्स को प्रॉपरली माउंटेन्स में गाड़ी चलाने के लिए ट्रेन किया जाता है। ये बताया जाता है कि ये रीजन कैसा है, उन्हें भी पता होता है कि यहाँ टेररिस्ट एक्टिविटीज होती रहती हैं और उनसे कैसे खुद को बचाना है। पिन पॉइंट करके हेडशॉट अगर कोई मार रहा है ऐसे ड्राइवर्स के ऊपर और उसके बाद बसेस डिरेल हो रही हैं और उसके बाद उन बसेस के ऊपर इंडिस्क्रिमिनेटली फायर किया जा रहा है, ये क्या आपको लगता है रिलीजियसली भड़काए हुए कुछ कठमुल्ले टेररिस्ट जो पाकिस्तान से भेजे जाते हैं, क्या उनके बस की बात है? क्या ये इशारा नहीं देता कि कोई वेल ट्रेंड स्नाइपर जो रेगुलर्स हो, फोर्स का हिस्सा हो, वो ऐसी जगहों पर पोजीशन लेकर हमले कर रहा है? मेजर जनरल ध्रुव कटोच। राजीव जी, मैं पहले इस पे एक मिनट आता हूँ कि आप देख लीजिए इसमें लोकल जो सपोर्ट है, जो और वो चैनल्स है, वो इसमें काम कर रही है। जो उन मिलिटेंट को कभी टेररिस्ट मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ मेजर जनरल ध्रुव कटोच। देखिए, एक बात जो लोकल सपोर्ट की है इसमें कोई शक नहीं है, वहां पर लोकल सपोर्ट है। इस प्रकार की इंटेलिजेंस मिलना वो लोकल्स के बगैर और कोई नहीं दे सकता है। तो नहीं लोकल क्या सपोर्ट नहीं तो क्या है। क्या क्या नहीं, क्या क्या कोई नहीं, आर्म मैं दूसरी टेररिस्ट बात आपके ऐसे दूसरे शॉट सवाल मार पर आ सकता रहा है हूं सर? नहीं, मैं दूसरे सवाल पर भी आ रहा हूं। पहले तो लोकल सपोर्ट का, इसमें तो कोई शक नहीं है। जहां तक ये टेररिस्ट है, देखिए, कहा गया था पहले कि हो सकता है कि ये पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड पर्सनल हैं, हो सकता है, लेकिन मेरे अपने ख्याल से उनके रेगुलर फोर्सेस के वो एसएसजी के लोग हैं जो इसके अंदर शामिल हैं। इन एसएसजी लोगों के साथ लोकल टेररिस्ट भी मिले होंगे, तो वो एसएसजी अकेला काम नहीं कर सकता है। ये उसको भी कुछ कश्मीर घाटी के कुछ लोग हैं जो टोटली रेडिकलाइज है, वो उनके साथ है। लेकिन प्रॉपर्ली ट्रेन ट्रुप्स के बगैर ये काम नहीं हो सकता है। जहां तक रही गाड़ियों की टारगेटिंग के लिए, तो देखिए, जब जरूरत पड़ती है और जब एरिया बहुत ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, तो वहां पर हम रोड ओपनिंग करते हैं। इसका मतलब है कि पूरे पहले से ट्रुप्स डिप्लॉय चले जाते हैं और उसके बाद कॉन्वॉय बड़े सेफ्टी तरीके से पास करती है। ये कश्मीर में हमने सालों तक किया है, श्रीलंका में किया है, और इसकी ड्रिल्स फौज में कई बिल्कुल स्टैंडर्ड ड्रिल्स है। लेकिन कभी कभी जब अकेली गाड़ी चली जाती है जो लो थ्रेट एरियाज है, जिस प्रकार से अभी हुआ है, ये लो थ्रेट एरिया है, और यहाँ पर हम वो फौज की तरफ से वो ये था कि यहाँ पर कोई उस प्रकार का थ्रेट नहीं है, तो वहां पर जाके ये टारगेट हुआ है। ये मुझे नहीं लगता है कि दोबारा होगा। अच्छा सर अब हम प्रॉब्लम्स पर छोड़कर अब हम आगे बढ़ेंगे और अब आपसे यही सवाल है मेरा, भारत को अब क्या करना चाहिए? क्या ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन क्लीन इसका सही जवाब है? क्या उस तरफ भारत आगे बढ़ रहा है? नहीं, ऑपरेशन क्लीन तो सिर्फ लोकल, ये जो बैंडेड है जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, जो प्रॉब्लम हुआ है, चलो हमने बैंडेड लगा दिया, इसको हमने हल कर दिया। अब मैं जो मैंने आपसे शुरू में बात की थी, जो भी पाकिस्तान के मिलिट्री पोस्ट है जो इनको शय देते हैं, जिनकी मदद से ये इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, उन सबको बर्बाद करना पड़ेगा 100%। मैं समझता हूं इससे एस्केलेशन होगी। उस एस्केलेशन के लिए भारत को तैयार होना पड़ेगा। सिर्फ फौज को नहीं, पूरे भारत को तैयार होना पड़ेगा। इकोनॉमिकली ये चीजें सर इकोनॉमिकली वायबल हैं क्या? एक गोला 6 लाख का आता है, करोड़ तक की एक मिसाइल्स आती हैं, मुझसे बेहतर आप जानते होंगे। क्या ये सब करना इकोनॉमिकली भी नहीं देखा जाता होगा कि किस तरीके से, क्या हम उनके 4-5 पोस्ट को बर्बाद करने का खर्चा इतना बड़ा वहन कर सकते हैं? नहीं, आपको ये जो प्रिसिशन मिसाइल्स की आवश्यकता भी नहीं है। आप इनको 100 गन्स आर्टिलरी का एक पोस्ट में कर दीजिए, बर्बाद करो, 2-3 पोस्ट बर्बाद करो, और उसके बाद देखिए जब उनके 100-200 लोग मर जाएंगे ना एक ही चोट में, तो उनको ये मामला जो है ये सुधार में हो जाएगा। यानी जब तक उनको उतने घाव नहीं दिए जाएंगे तब तक वो रियलाइज नहीं करेंगे। मेजर जनरल AK सिवाज, मैं आपके पास इस वक्त आता हूं। आप जो अभी तक देख रहे हैं, अभी तक जो चीज हो रही है, घूम फिर के निकलकर ये बात सामने आ रही है कई सारे डिस्कशंस में कि हमने अपनी टेरिटरी दे दी है उनको अटैक करने के लिए, हमको अब उनकी टेरिटरी का इस्तेमाल करना होगा उन्हें घाव देने के लिए, नहीं तो ये चीजें वो लगातार करते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, देखो राजीव, ये एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी से करोगे आपने 3 जगह एक्शन लेने। एक तो अपने तरफ क्या एक्शन लेने जिस पे अभी कार्रवाई हो रही है, एक ब्रिगेड
इंजेक्ट हो गई है, 500 के करीब पैरा एसएफ के एक एसएफ यूनिट है। जो वाइड है, जहां पर गैप था उसको फिल करना, इंटेलिजेंस ग्रिड बनाना और एक प्रकार से कोहेसिव तरीके से लड़ाई लड़ना, जो कि इंटरनली ये 50 से 60 आतंकवादी आए हैं, इनको तो खात्मा करना ही है। दूसरा पॉइंट है जो आपकी एलओसी या आईबी सेक्टर से भी हो सकता है ये आए हों, जो कि कठुआ सांबा इलाका है और पंजाब का भी हो सकता है। उस काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को पुख्ता करना कि आगे कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हो, वो भी बहुत जरूरी है। और तीसरा है, ये प्रॉब्लम जो है ये टैप भारत में नहीं, ये पाकिस्तान में, और जब तक आप उसको हिट नहीं करेंगे तब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं। अब उसके दो काउंटर, तरीके ये हैं। जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन पोस्ट या काउंटर इन्फिल्ट्रेशन बेस, जैसा यूएस में भी इसको कहा जाता है, ये क्या हमारी कमजोर पड़ी है जो सबसे आगे रहती है? देखो, मैंने तो मत्थल में ब्रिगेड कमांड की है कुपवाड़ा के ऊपर। जो मैं तीसरी बात बताने वाला था कि जो आपने सीज फायर किया है 2021 में, इसका गलत इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है। 2021 से पहले जब मेरे को पता, मैं ब्रिगेड कमांड कर रहा था, जिस पोस्ट भी आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेशन के लिए मदद करती थी, हम उस पोस्ट का नामो निशान मिटा देते थे। उससे वो डर पैदा होता था पाकिस्तान की पोस्ट को कि वो कहते थे अगर उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन कराई तो भारत की जो फौज है उन पोस्ट को बिल्कुल खत्म कर देगी। आपको यह करना पड़ेगा। उसके अगला आपको लॉन्च पैड पता है, आपको ट्रेनिंग एरिया पता है, आपने जिस प्रकार से उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया, पुलवामा के बाद बालाकोट किया, अब आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा और उसके लिए एलओसी क्रैश करने की भी जरूरत नहीं है। आपके पास रफेल है जिसके अंदर स्कैल्प मिसाइल है, आपके पास मिसाइल है, रॉकेट्स हैं। आप पाकिस्तान के जहां पर ये आतंकवादियों के अड्डे हैं, पाकिस्तान की जो बेसिस हैं, जो उनके लॉन्च पैड है, उनको बर्बाद करें। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक ये और आतंकवादी भेजते रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि पार आपको अग्रेसिव होना पड़ेगा। सीज फायर को तोड़ें। सीज फायर का गलत इस्तेमाल किया पाकिस्तान ने। मैं इस सवाल को बड़े दिनों से लगातार पूछ रहा हूं। डीके पांडे साहब, ये जो बात अभी मेजर जनरल एके सिवाच कह रहे हैं, मेरा भी यही मानना है। ये सीज फायर आखिर किसके फायदे के लिए हुआ है? इतने सालों से अगर बंदूकें खामोश हैं तो किसके फायदे के लिए? पाकिस्तान सारी एक्टिविटी कर रहा है, पाकिस्तान के पास फोर्स कम है। उसे डूरेंट लाइन पर अफगानिस्तान के पास अपनी टेंशन को टीटीपी के साथ हुआ या अफगानिस्तान के साथ हुआ, उसे अपनी फोर्स वहां लगानी पड़ रही है। और भारत का जो सेक्टर है, ये सेक्टर शांत रहा, इसलिए उसने सीज फायर कर लिया है। कर सब कुछ रहा है। ये सीज फायर असली जड़ तो नहीं है सारी समस्या की। डीके पांडे साहब, देखिए, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं इसको पूरा दो भागों में बांटना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि निश्चित रूप से जो सीज फायर हुआ उसके बाद उसके लाभ हमें मिले हैं, ऐसा नहीं कि शांति नहीं रही। पिछले 6 महीने से गतिविधियां बहुत तेजी हुई। दूसरी बात, अब हम क्या करें? अगर एक मरीज होता है, पहले उसको हम दवाइयां खिलाते हैं, कोशिश करते हैं कि वो सर्जरी निकलना पड़े। तो इसी प्रकार से कोई भी ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो पहले होता है कि हम कंट्रोल कर लें, क्योंकि जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते आते हैं उसमें दोनों पार्टियों को नुकसान होता है। हमें भी जो है डैमेज होगा, उसको देखना होगा कि किस कैलकुलेशन में करें। और जहां तक बात है कि हम जब सर्जरी की तरफ बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि इलाज में खर्च कितना होगा, ये नहीं देखते। हम देखते हैं कि सर्जरी हो और हम रोग मुक्त हो। तो ये हमारी सोच रही है। लगभग वैसा ही जो है आप जमीनी हकीकत है इस सिक्योरिटी के एलिमेंट में। आप ये देखेंगे कि कहां पर डैमेज हो रहा है, कहां रोकते हैं, क्या युद्ध ही सॉल्यूशन है, इज देयर एनी अदर अल्टरनेटिव। अगर दूसरा रास्ता है तो पहले हम शांति का रास्ता इख्तियार करते हैं। शांति के बाद नहीं हुआ तो अगला कदम कड़ा कदम, उसके बाद लास्ट ऑप्शन होता है कि आप ऑल आउट जाए। जिस प्रकार से अभी हमने ऑल आउट ऑपरेशन चालू किया है, निश्चित रूप से परिणाम आएंगे। थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि जो पैरा कमांडोज अभी भेजे गए हैं वो एकदम से जाके नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आतंकवादी जो ट्रेंड है वो ये सीज फायर चलना चाहिए डीके पांडे साहब या नहीं चलना चाहिए? क्या ये सीज फायर भारत को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा है? आप सीज फायर खोलिए नहीं खोलिए वो तो इररिलेवेंट हो गया ना। अभी सीज फायर तो कहा केवल शब्दों पेपर पे है सीज फायर ना, वो आपके आ रहे हैं, आप भी उनको जवाब दे रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है कि वो आपकी टेरिटरी में आ रहे हैं, उनकी टेरिटरी में आप नहीं जा रहे हैं, केवल इतना ही अंतर है। लेकिन क्या हमें देखना होगा कि इसका इलाज वही है जो हम सब कह रहे हैं, आखिरी इलाज वही है। और मैं भी कहता हूं कि हमें अब सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ बढ़ना ही होगा, कोई चारा नहीं बचा हमारे पास। जिस प्रकार से चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन अभी जो हमने कदम उठाया है पहले उसका परिणाम देख लें। और निश्चित रूप से जो पैरा कमांडोज गए हैं, डेफिनेटली पहले भी ऐसे ऑल आउट ऑपरेशंस हुए हैं और उसके परिणाम बहुत अच्छे रहे।
50-55 आतंकवादी जो है इनको नेस्तनाबूद करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन थोड़ा समय रखना होगा, क्योंकि अगर पैरा कमांडो आगे एक्शन लेंगे तो वो जो उस तरफ से सेना के लोग आए हैं वो भी जानते हैं कि क्या एक्शन होने वाला है, उसी प्रकार से वो अपनी उनकी प्रतिक्रिया होगी। तो हम बिना उनको वार्निंग दिए शांति से अपना दांव खेलेंगे। वैसे भी नहीं लगता कि अभी सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कोई कदम उठाया जाएगा, क्योंकि ये पेपर में ऐड देकर ये चीजें नहीं होती या पहले से बताकर ये चीजें नहीं होती। लेकिन सुशील वकील साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुशील वकील साहब, पिछले कुछ दिनों में जो वहां पर स्थितियां हैं, आपको क्या वजह लगती है? इंटरनेशनल इमेज किस मामले में भारत की पाकिस्तान फंसाने की कोशिश कर रहा है? क्या इलेक्शन आ रहे हैं विधानसभा के, उसे खराब करके यह दिखाना है कि भारत में अभी हालात खराब हैं, या फिर टूरिज्म बढ़ रहा है, या फिर लोगों का ध्यान हट रहा है, या फिर अब पाकिस्तान अपने ही पीओके से परेशान हो गया है इसलिए लोगों का दिमाग डाइवर्ट करना है? देखिए राजीव जी, जब हमने पोखरण टेस्ट किया था तो सारे बड़े बड़े देशों ने हमें बाइकआउट किया था, हमें पाबंदियां लगाई थी। जब हम उस टाइम नहीं डरे, हमने बोला जो आपको करना करो, लेकिन हमने टेस्ट कर दिया। ऐसे ही अगर आज पाकिस्तान कितना भी चिट्ठे चलाए या कुछ करे, आप फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए पिछली बार जब प्रधानमंत्री कश्मीर गए तो सारे देशों के जो विद्युत है हमारे देश में सारे कश्मीर चले गए। इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ है, जैसे आप कह रहे थे कि मिसाइलों पे इतना पैसा लगता है, इतना खर्चा हो जाएगा, अगर वो चीज़ नहीं करेंगे, क्या हम अपने जो हमारे जवान हैं जो रोज़ शहादत देते हैं, कभी 4 कभी 5 कभी 5, ये चीज़ हमें देखना है कि हमें अपने जवान बचाने, हमें देश को बचाना है कि हमें पैसा बचाना। अभी देख लीजिए जो स्थिति जम्मू कश्मीर में हो रही है, ऑपरेशन ऑल आउट जो चलेगा, ये आज तक पिछले 35 साल में हमने बहुत बार सुना। इवन कोर कमांडर फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं, देखो जी अब 10 के 15 आतंकवादी बच गए, खाली बच्चे हैं, बाकी सारे चले गए। इससे कुछ नहीं होना। आप देख लीजिए हमें सर्जिकल स्ट्राइक करना है, खाली पाकिस्तान पे नहीं, हमें अंदर से भी करना है। ये इस देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। अब देखिए रूस लड़ रहा है यूक्रेन में, रूस में कोई इकोसिस्टम नहीं है, या इजराइल लड़ रहा, कोई इकोसिस्टम नहीं है। हमारे देश में बड़ा दुर्भाग्य है। अगर ये अपनी आर्मी पाकिस्तान के खिलाफ कोई अच्छी से ये एक्शन लेता है, हमारा यहाँ इकोसिस्टम भी है, फिर लोकल जो टेररिस्ट है, जो ये बहुत सारे लोग हैं जो उनके साथ संवेदना रखते हैं, बड़ी मुश्किलें चीज़ें हो जाती है। लेकिन अब उस स्थिति पे हम लोग हैं, चाहे सीज फायर टूटे या न टूटे। जब पाकिस्तान आज से 33 साल में पाकिस्तान ने 20 बार 30 बार आज तक ये कर दिया है, ये हमने सीज फायर तोड़े, क्या फ़र्क पड़ा अगर हम भी 1 या 2 बार तोड़ेंगे? क्योंकि ऐसा चीज़ है, जैसे अभी जो लोग हैं जो 100-150 आर्मी के मुताबिक, ये अभी डॉर्मेंट है, ये भी ये हाइबरनेशन में है। जैसे कोई रियासी में अभी भी छुपे हैं, कोई पूंछ राजौरी, क्योंकि ये बहुत बड़ा जंगल है, बहुत बड़ा एरिया है, अभी भी छुपे हैं। अभी हम डोडा से 3 आदमी को निकाल के, ऐसे समस्या कोई हल नहीं होनी है। हमें जो मेन चीज़ है, हमें पाकिस्तान का दोस्त करना है, उनको कमज़ोर करना है। इवन अगर युद्ध पे भी आ जाए, क्योंकि अगर कभी ऐसे जो चीज़ें होती है युद्ध पे भी ये लेते हैं, शक्ल लेते हैं। अब बॉम्बे का देख लीजिए, जब बॉम्बे होटल पे अटैक हुआ, सीधा पता चला पाकिस्तान में कसाब भी आए थे, पाकिस्तानी सारा सपोर्ट था, पाकिस्तान के हैंडलर्स भी थे, पाकिस्तान आर्मी के जनरल भी उनके टच में थे। अब ये जो हमारा देश है, सक्रमत है कि हम कभी आक्रामक नहीं रहे हैं। कितनी देर तक अभी आक्रामक या सक्रमत रूप में रहेंगे? अगर हर बार यही हम सोच के शिपिन में हमारे फौजी शहीद हो गए, बुरी तरह हो गए, तब भी हमने ये क्या थोड़ी बहुत ट्राई की, क्या उसका हल निकला? ये एक ही बार फैसला थोड़ा बहुत होना चाहिए कि ये दोनों चीजें एक्शन में होने चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक बाहर पाकिस्तान के ऊपर भी और अंदर भी। मेजर जनरल ध्रुव कटोच, हम बहुत ज्यादा टॉलरेंस वाले नहीं हो गए हैं क्या? क्या क्या आपको ऐसा लगता है? चीन के हथियार आ रहे हैं, यूरोप के हथियार आ रहे हैं, अमेरिकी हथियार आ रहे हैं, आखिर कहां से? हम बहुत ज्यादा टॉलरेंस तो नहीं हमारे अंदर आ गया, सहिष्णुता? सॉरी, मैं देखिए जहां तक हथियार आ रहे हैं उसको तो आप रोक नहीं सकते हैं, सब देश स्वतंत्र हैं अपने हथियार खरीदने के लिए। लेकिन जब हमारे ऊपर उग्रवादी कार्रवाई करते हैं, वो हमारा पूरा हक बनता है अपने टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए। और ये डिफेंस भारत के अंदर नहीं होगा। अभी ये डिफेंस जो है ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पर होगा और पाकिस्तान के अंदर होगा, दोनों जगह पर। और ये मैसेज जब तक हम पाकिस्तान को नहीं देंगे, वो पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। तो ये मेरी तरफ से यही राय है। ये सीज फायर का कोई मतलब नहीं है अभी। सबसे पहले ये और वो तरीका क्या होगा सर?
वो तरीका बताइए हमारे देशवासियों को कि कैसे नहीं, फिर- पाकिस्तान खामोश होगा। मैं इसी के ऊपर आ रहा हूं। सबसे पहले तो मुझे लगता है एक छोटी सी डॉक्ट्रिन प्रधानमंत्री की तरफ से एक बना दीजिए। वो डॉक्ट्रिन ये कहेगी कि एक भी ड्रोन भारत में आई या एक भी उग्रवादी अंदर आया तो जो पोस्ट उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो दुश्मन है और हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, बात खत्म। इस प्रकार का ये प्रधानमंत्री का डॉक्ट्रिन, इंडियन डॉक्ट्रिन बन जाए तब जाके, और मैं मानता हूँ एस्केलेशन होगी, लेकिन ये एस्केलेशन हमको लेना पड़ेगी जब तक पाकिस्तान को हम पूरी तरह से घुटने पर न लाएं, और ये प्रॉब्लम तभी खत्म होगा। राजीव जी। मेजर जनरल ए के सिवाच, आपका क्या मानना है, किस तरीके से अब हम इन चीजों को खत्म कर सकते हैं? क्या ध्रुव कटोच, मेजर जनरल ध्रुव कटोच से आप सहमत हैं? एक भी ड्रोन इधर आया, सीज फायर वायलेशन है, उसका जवाब देना होगा। जो कवर फायर कर रहा है, जो कवर दे रही है पोस्ट, उस पोस्ट को तबाह करना होगा। घाव अब वहां पर देने होंगे जहां पर उन्हें दर्द हो, वरना तो वो भारत को दर्द देते रहेंगे। देखो, इसके पीछे पाकिस्तान की आर्मी है। पाकिस्तान में वही होता है जो पाकिस्तान की आर्मी करती है, और अगर आप पाकिस्तान की आर्मी को पनिश नहीं करेंगे तो ये रुकावट नहीं होने वाली, ये आतंकवादी आते रहेंगे। क्या और केवल यही कह रहा हूं पाकिस्तान की मैं, आर्मी है सर? क्या अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तानी आर्मी के पीछे पीएलए भी मौजूद है पीओके में, तो आपको उसको भी समझ के करना पड़ेगा। पहले तो आप इस प्रॉब्लम को दूर करें ना, जो कि आपको इमीडिएट है। जो आपके आतंकवादी घुस रहे हैं और उनको बर्बाद करना, जो बैठे हुए हैं, ये जरूरी है। तो जब भी मैंने कहा सीज फायर को आप तोड़ें और पाकिस्तान की पोस्टों को बर्बाद करना स्टार्ट करें, जो आतंकवादियों को भेजने की कोशिश करें। आप इसका रिजल्ट देखें। जो मैं तो अपने आप ब्रिगेड कमांड कर चुका हूं, क्या ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है? दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, आप इनके जहां पर ये बैठे हुए हैं लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया में, वहां पर आप सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। आपको आजकल रफेल है, स्कैल्प मिसाइल है, आप फायर करें, उनको वहां बर्बाद करें। ये लड़ाई पाकिस्तान के अंदर ले जाएं, ये लड़ाई भारत में ना लड़े। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इतने अग्रेसिव हो, इतने ऑफेंसिव हो कि पाकिस्तान को हालात खराब हो। देखो, पाकिस्तान भूखा देश है, पाकिस्तान के पास आरटी के राउंड नहीं, पाकिस्तान इसका जवाब नहीं दे सकता। अगर आप यहां से बफर फायर करोगे, सीज फायर टूटता है, और हमने जान के तो तोड़ा नहीं, आप ड्रोन भेज रहे हैं, आप आतंकवादी भेज रहे हैं, और उसके बाद आप मना कर रहे हैं। तो देखो, जब तक आप पाकिस्तान को हिट नहीं करोगे, पाकिस्तान मानने वाला नहीं। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि वहां पर असली पावर जो है वो इस्लामाबाद नहीं, रावलपिंडी से होती है, जनरल हेडक्वार्टर। वो कहते हैं हर देश के पास आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी के पास देश है। तो सच्चाई यह है कि अगर आपने अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है तो प्रॉब्लम की जड़ इधर नहीं, प्रॉब्लम की जड़ पाकिस्तान में, और पाकिस्तान को हिट करें, और जिससे उसको लगे कि ये अभी बड़ा मुश्किल है, वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। वो तारीके तालिबान पाकिस्तान से लड़ रहे हैं आप पाक एरिया में, उन्होंने अपनी फौज को यहां से निकाल दिया क्योंकि हमने सीज फायर कर दिया। इसका ये गलत इस्तेमाल किया है। तो मुझे लगता है एक ऑफेंसिव स्पिरिट, जो कार्रवाई भारत की फौज अभी कर रही है, वो मल्टी प्रोंग है, वो रिजल्ट लाएगी। वो आतंकवादी जो अंदर आ गए उनको खत्म करना, आने वाले टाइम में अगले आतंकवादियों को आने नहीं देना, और तीसरा जो आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे हैं उनको खात्मा वहीं करना, उनको वहां से नहीं आने दे। एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था रजीव, जो बार बार करे थे कि जो टूरिज्म बहुत हुआ है कश्मीर घाटी में, क्या उसके ऊपर हमला कर सकते हैं ये? मुझे लगता नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो करेंगे तो वो बड़े अनपॉपुलर हो जाएंगे अपनी ही कम्युनिटी में, और वो इकोनॉमिक को इफेक्ट करता है लोगों की वहां पर। वो शायद ना करें, वो यही करेंगे कि साउथ और पीर पंजाल को एक्टिवेट, जो हिंदू बेल्ट है, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आतंकवाद। और दुख की बात यह है कि जो ओवरग्राउंड स्लीपर सेल है उसमें से कुछ एक लोग ऐसे भी हैं चंद एक पैसे के लिए उनको खबरें दे रहे हैं। उनको न्यूट्रलाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अपने अंदर ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल का जो नेटवर्क है उसको तोड़े, और ये भी यकीन करें कि जो लोग पार गए थे, अभी उनको ये जो आ रहे हैं आतंकवादी, ये सब फॉरेन टेररिस्ट हैं, इनको इस इलाके का नहीं पता। इनको इलाके का वो बता रहे हैं जो यहाँ से पार जाके बस गए हैं, जो सूरमकोट के लोग थे, वो इनकी हेल्प कर रहे हैं। और यहाँ पर क्योंकि ये गुरिल्ला टैक्टिक्स कर रहे हैं, ये हिट एंड रन की है। कश्मीर घाटी के अंदर जो आपकी स्ट्रेटेजी थी वो कुछ और थी, प्लेन इलाका था, शमशाबाड़ी जो था वहां पर एलओसी पे फौज
बैठी हुई थी। यहाँ पर हमारी स्ट्रैटेजी बहुत अलग होनी चाहिए और मुझे लगता है जिस प्रकार से ब्रिगेड इंडक्ट कर दी है, एक पैरा एसएफ की बटालियन इंडक्ट कर दी है, हमारा जो काउंटर टेररिज्म ग्रिड है जो साउथ ऑफ पीर पंजाल, मुझे लगता है वो रिजल्ट हासिल करेगा आने वाले समय में। काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड आईबी सेक्टर में भी बहुत पुख्ता करना है और कुछ हो सकता है इन्फिल्ट्रेशन आपकी नेपाल और बांग्लादेश से भी हुई हो, उसको भी आपको पुख्ता करना है कि आगे इन्फिल्ट्रेशन हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप हिट करें पाकिस्तान में, क्योंकि इसकी जड़ पाकिस्तान में है। उस टैप को बंद नहीं करेंगे तब तक पानी भारत की तरफ आता रहेगा। टैप को बंद नहीं करेंगे, पानी भारत की तरफ आता रहेगा। डी के पांडे साहब, क्या कहना है आपका? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सोच समझ के चलना होगा। हम अगर भावनाओं में बहेंगे तो शायद वो निर्णय नहीं ले पाएंगे, वो नहीं हासिल कर पाएंगे जो हम चाहते हैं। बालाकोट हुआ, क्या आतंकवाद रुका? हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया उरी का, क्या आतंकवाद समाप्त हुआ? तो देखिए, समय के साथ अब रूप बदलता है, लेकिन हमें अपनी जो प्रणाली है आतंकवाद के खिलाफ जो हम चाहते हैं उसको सही करें। अभी हमारे यहाँ इंटेलिजेंस की खामियां हैं, ये हम स्वीकार करें, उस पर एक्ट करें। हमारे जो सीपीएफ है, बीएसएफ के लोग, सीआरपीएफ के हैं और अपने रेगुलर फौजें हैं, क्या उनके बीच में जो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन है वो है? जो इंटरनल वहां पर सिक्योरिटी हैसल्स हो रहे हैं, जो वहां के लोकल राज जयचंद बैठे हुए हैं, उनको पहले पकड़ना बहुत जरूरी है। सभी प्रवक्ताओं ने बात कही, लेकिन उस दिशा में कोई बहुत जरूरी कदम उठा पाए हम आज तक? तो देखना होगा क्या जरूरत है। जो अगर आपको बुखार है तो पैरासिटामोल ही देना होगा, उसमें सर्जरी करना आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर सर्जरी करना है, अगर नासूर बन गया है, गैंग्रीन बन गया, पाँव काटना है तो काटना ही पड़ेगा। तो आपको मेरिट पर जाना होगा कि क्या रिक्वायरमेंट है आज, हमें उस हिसाब से करना होगा। क्योंकि आप कितना भी कर रहे हैं, चीजें बिगड़ती रहेंगी। आप देखिए, चाहे इजराइल हो, इजराइल भी बहुत एग्रेसिव पोस्टरिंग करता है, और क्या हो रहा है अभी, हम एक लंबा युद्ध चल रहा है, इसका समाप्ति नहीं हो पा रही है, लेकिन उसमें नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान दोनों तरफ हो रहा है। तो हमें देखना होगा क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे करें। हमने जम्मू और कश्मीर में जो किया है, पूरा विश्व देख रहा है किस प्रकार से G20 को वहां समय तो अभी तक तो सर, अभी तक तो वॉर जैसी कंडीशन भी नहीं है डी के पांडे साहब, और नुकसान तो भारत का ही ज्यादा हो रहा है। इसको कहीं ना कहीं तो इम्प्यूट करने जैसी कंडीशन लानी होगी। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं, सर्जिकल स्ट्राइक की हमें तैयारी करनी ही होगी। हम जाके जो उनके लॉन्च पैड है उनको डिस्ट्रॉय करें, लेकिन उसके बाद भी क्या सोल्यूशन हमारा समाप्त हो जाएगा आतंकवाद? हमें ये सोचना होगा। हमें वो लॉन्ग टर्म, देखिए दो चीजें होती हैं, कभी ऑपरेशन करते हैं, एक लॉन्ग टर्म ऑपरेशन होता है, एक शॉर्ट टर्म ऑपरेशन। शॉर्ट टर्म आज की तारीख में निश्चित रूप से कैंसर बढ़ गया है, उसको हमें सर्जिकल स्ट्राइक करनी ही होगी। नंबर 2, जो मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि इसके बाद आतंकवाद समाप्त हो जाए, तो उसके लिए क्या करना है वो भी साथ साथ होना जरूरी है। मेरा कुल मिला के कहने का ये है, आप सर्जिकल स्ट्राइक कर लीजिए, आप रिजल्ट क्या आएंगे देख लीजिए। पहला भी हमने किया है, कारगिल युद्ध हुआ, मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन और फोर्सेज और केंद्रीय और होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, ये इन सारे फैक्ट से पूरी तरीके से अवगत होंगे। COS की अभी विजिट भी हुई, जनरल उपेंद्र द्विवेदी की विजिट हुई, उसके बाद भी कई चीजें उन्होंने निकाली होंगी जो शेयर करेंगे वो रक्षा मंत्री के साथ, प्रधानमंत्री के साथ भी वो